हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे वॉर एंड एक्सप्लोजन्स, केमिकल्स। आप जरा देखिए अभी रिसेंटली क्या है, ईरान इजराइल वॉर। एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा एक चिंगारी सी, और उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा आगे बढ़े ना। एक जस्ट एक रिटेलिएशन काइंड ऑफ किया ईरान ने, जो ईरान के अगेंस्ट हुआ था। देखिए ये सब एक ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स है। ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स अक्सर हम बात करते हैं वॉर के बारे में काफ़ी वीडियोस में, और चलिए काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और कुछ स्टॉक्स को भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन में क्लिक करके। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कहाँ पे ईरान है और कहाँ पे है इजराइल। देखिए इजराइल ऑलरेडी गाजा पे लड़ रहा है पहले से ही, देखिए। और ये है ईरान। ईरान बहुत बड़ी कंट्री है, ईरान कोई छोटी कंट्री नहीं है, बड़ी कंट्री है। और इजराइल देखिए कितनी छोटी सी कंट्री है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो ये एडवांस है टेक्नोलॉजी में, ये इतना एडवांस नहीं है। और ईरान यानी कि पर्शिया, आपने कभी नाम सुना होगा पर्शिया का, तो वो पर्शिया आज ईरान है। और ये पर्शिया जो है, अगर ये ईरान अटैक करेगा इजराइल पे तो कैसे कर सकता है? एक ही तरीका है, मैं इसको क्या छोड़ने पड़ेंगे, ड्रोन्स, मिसाइल्स। इसके बीच में कितनी कंट्रीज आएंगी अगर आप देखोगे तो, सीरिया आएगा, इराक आएगा, जॉर्डन आएगा, सऊदी अरेबिया आएगा। तो ये काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में से इसकी मिसाइल्स और ड्रोन्स को निकलना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे यार ये जो ईरान ने किया, इसी तरीके से इसने ढेर सारी मिसाइल्स एंड ड्रोन छोड़ी, और जब तक यहाँ से यहाँ तक जाती हैं कई सारे प्रोजेक्टाइल्स वैसे ट्रैक हो जाते हैं, और इसराइल जो आसपास के उन्हीं को उड़ा देता है। इतनी दूर से आते आते वो ऑलरेडी सारा कुछ उड़ा ही दे रहा है, देखिए, है कि नहीं है। और लेकिन इसराइल जो है यहाँ पे ईरान पे अच्छा खासा लड़ाई करता रहता है, यहाँ के इसके न्यूक्लियर एम्बिशंस को ख़त्म करता रहता है। इन बिटवीन अभी फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है, इन्होंने यहाँ से यहाँ मिसाइल मारी है, तो अब देखिए इसराइल का भी कुछ रिटेलिएशन यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। ऑल्दो ये जो रिटेलिएशन है, क्योंकि इसराइल, ये ईरान है ज़रूर यहाँ पे, लेकिन सीरिया में इसका अच्छा खासा कंट्रोल है। और सीरिया में डेमेस्कस में यहाँ पे इसराइल ने ईरान के जो हेड गार्ड्स थे, मैं कहूँगा, वो यहाँ पे उनको उड़ाया था ड्रोन से या एयर स्ट्राइक से। इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, उबलता रहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के उबलने से मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा मैं कहूँगा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईरान अगर यहाँ पे कुछ आगे ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ता है तो ये है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही पतला रास्ता, जहाँ से कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, इन सब, सऊदी अरेबिया, इन सब का, इराक का तेल इस रास्ते से आता है, जो कि ईरान के कंट्रोल में है। ये पतला सा रास्ता ईरान के कंट्रोल में रहता है। अगर ईरान के ऊपर कुछ भी होता है तो ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर यहाँ पे लगता है, जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आसमान पे पहुंचा सकता है। अगर ये चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो ज़रा सोचिए क्रूड ऑयल किस तरीके से बढ़ेगा, जो आपने रशिया यूक्रेन के टाइम पे देखा था। और क्रूड ऑयल के बढ़ने से अच्छा खासा झटका लगता है, और मार्केट में भी कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन बनी रहती है, करेक्शन के आसार होते हैं। तो ऐसी करेक्शन के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हाँ, क्योंकि वो बहुत ही ओवर वैल्यूड होते हैं। जब ओवरऑल मार्केट करेक्ट करती है तो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। देखिए ये तो हमने थोड़ा बहुत वॉर का डिस्कस किया, और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी हम कुछ और स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी वॉर की आप बात करोगे, एक्सप्लोजन्स की आप बात करोगे, तो एक्सप्लोजन्स में जब भी यूज की हम बात करते हैं तो क्या यूज होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि भाई कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, केमिकल्स, एक्सप्लोजन क्या केमिकल है भाई, कैसे फटेगा? जो ये मिसाइल है, मिसाइल के अंदर भी जो फ्यूल चाहिए, या क्या क्या वो जो ब्लास्ट करेगा, जो एक्सप्लोजन्स है, तो हम बार बार उसकी चर्चा करते आ रहे हैं। जैसे पिछले टाइम में हमने प्रीमियर एक्सप्लोजिव को फोकस में रखा था, और प्रीमियर एक्सप्लोजिव आज आसमान पर पहुंचा हुआ है। जब रशिया यूक्रेन वॉर आया, आर्मेनिया अजरबैजान वॉर आया, उस टाइम पे ड्रोन का फोकस था, और जेन टेक्नोलॉजीज आज आसमान पे पहुंचा हुआ है। जेन टेक्नोलॉजीज वो एंटी ड्रोन वाला जो है काम कर रहा था। अब दीपक नाइट्राइट को जरा फोकस में लाते हैं। दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है। अब मैं नाइट्राइट के बारे में जब बात कर रहा हूँ, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये दीपक नाइट्राइट का बहुत ही बढ़िया काम है। और इसको अगर मैं डिटेल में देखूँ, इसके नाइट्रेट को आप देख सकते हो, ढेर सारे केमिकल्स के ऊपर ये काम करता है। पिछले टाइम से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। और एक और स्टॉक है, ये कंपनी जो है, ये है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड कंपनी लिमिटेड। एक केमिकल के नाम आपको बताऊंगा, शायद आपको पता होगा। और वो केमिकल जो है वो अक्सर बैन रहता है, मतलब हर कोई उसको बना नहीं सकता है।
वो है अमोनियम नाइट्रेट। जब एक्सप्लोजिव्स की बात आती है, वॉर की बात आती है, तो अमोनियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छा खासा यूज होता है। और भी आज की डेट में और एडवांस केमिकल्स आ गए, लेकिन बेसिकली जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स, जहाँ पे अगर मैं कहूँ गजा की बात कहूँ या मैं कहूँ हिजबुल्लाह की बात कहूँ जो लेबनान में ऑपरेट कर रहा है, जो कि ईरान के प्रॉक्सीज जिनको कहा जाता है, इनकी बात करें, या फिर यमन में हूती की बात करें, ये जो है इस तरीके से चीज़ें जो है अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल, इनके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब ये मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो इनके सेल, ये अमोनिया जो है ना, अमोनिया ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत खतरनाक भी चीज़ है। जब अमोनिया की बात करते हो तो जब फर्टिलाइजर सेगमेंट की बात करते हो तो ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन बहुत जब वॉर की बात आती है तो बहुत खतरनाक चीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके रेवेन्यू बड़े ज़बरदस्त देखने को मिले। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए कोई ना कोई चीज़ इंडिया ने भी यहाँ पे, मैं कहूँगा कि ढेर सारा प्रोडक्शन स्टार्ट किया होगा, चीज़ों को देखते हुए, चीज़ों को एक्सपोर्ट को देखते हुए। देखिए हर कंट्री, आप मानो या ना मानो, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर सप्लाई चीज़ों की वो चलती रहती है। आपको बताए ना बताए, लेकिन नंबर्स काफ़ी कुछ बताते हैं। अब ये मत सोचना रशिया यूक्रेन वॉर है और इंडिया ने कुछ सप्लाई नहीं किया होगा किसी कंट्री को। ये मत सोचना चाइना ने किसी कंट्री को कुछ सप्लाई नहीं किया होगा। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि अमेरिका ने कुछ सप्लाई नहीं किया होगा किसी। मैं ये कहूँगा रशिया और यूक्रेन के वॉर में अमेरिका चाहे यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा हो, इस बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर जो बिजनेस है ना, वो चलता रहता है। और उसने ढेर सारी चीज़ें रशिया को भी सप्लाई की होंगी इस वॉर के बीच में, अगर आप उठा के देख लो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और कई चीज़ें तो वॉर मशीनरी बनाने के लिए तो सप्लाई जरूर की होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत बारीकी से देखिए, पीछे से काम चल रहा होता है चीज़ें। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। आप आपस में दो देशों को लड़वा मरवा के, जो बड़े बड़े जो मैं कहूँगा कंट्रीज़ हैं, जो देखिए अगर अमेरिका की बात की जाए तो डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक उदाहरण देता है अमेरिका। लेकिन सबसे बड़े अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, जहाँ पे ईरान एक ईरान को क्या कहोगे आप, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहोगे ईरान को। सऊदी अरेबिया को क्या कहोगे आप, यूएई को क्या कहोगे आप, ओमान को क्या कहोगे आप, जॉर्डन को क्या कहोगे आप। आर दीज कंट्रीज डेमोक्रेटिक कैसे वाले हैं ये कंट्रीज? जरा सोचिए, जरा सवाल पूछिए। तो अमेरिका क्या अपने बिजनेस के हिसाब से चीज़ें चलाता है। और ये हर जगह पे जब भी मार्केट ऊपर आसमान पे दिखेगी तो दो चार जगह पे एक आध बॉम्ब इधर से उधर करवा के, वाह, उसके बाद देखना सब कुछ। तो इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट अमेरिका का होता है हर जगह पे, वॉर पे एंड ऑल पे, हर जगह पे। इसराइल कुछ फालतू बोलेगा, चाहे उसका दोस्त क्यों ना हो, तो चार बम दूसरी जगह से गिरवा देगा। तो ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए देखिए। कमेंट के थ्रू आप भी बताएं आप क्या देखते हो। ये तो मेरा अपना व्यू है, अलग हो सकता है आपका व्यू। दीपक नाइट्रेट और गुजरात नर्मदा वैली, इनको हम देख रहे थे, तो जरा दीपक नाइट्रेट के शेयर को देखते थे कि मंथली चार्ट में मुझे काफ़ी इंप्रेसिव ये लगा। यही कारणवश इस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, दीपक नाइट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। देखिए देख रहे हो ना सिचुएशन। तो अगर ये पॉजिटिविटी यहाँ पे आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दीपक नाइट्रेट ऐसा स्टॉक है, आप देख सकते हो ज़बरदस्त रैली। फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है और दीपक नाइट्रेट कभी भी एक नई जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। दीपक नाइट्रेट का स्टॉक आने वाले टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को। अब एक और जो हमें अभी गुजरात GNFC के बारे में बात कर रहे थे, इस स्टॉक को भी अगर मैं देखूँ तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेकआउट आता है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ आता है, करेक्शन चलती है, पुल बैक आता है, फिर वही दीपक नाइट्रेट वाला काम यहाँ पे भी चल रहा है। तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ क्या यहाँ पे भी तैयार होती है। डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको देख लेते हैं किस तरीके की सिचुएशन है। देख रहे हो ना, साइकिल स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा ये जो अभी कल की डेट की वजह से हल्का सा डाउन ये आए तो और बढ़िया मैं कहूँगा, क्योंकि इस तरीके से उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो रही है तो फिर जाके उम्मीद करेंगे तो थोड़ा कल की डेट में और इम्प्रेसिव ये रहने वाला है। तो दोनों स्टॉक की हमने चर्चा करी और साथ में वॉर के बारे में चर्चा करी, कुछ ईरान इजराइल के बारे में चर्चा करी। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, अमेरिका हर कंट्री को कहता है क्या, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। और ज़रा देखिए, ये अमेरिका के दोस्त हैं, जॉर्डन, ये सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, ये क्या है, ये सब अमेरिका के दोस्त हैं। इस एरिया में अगर कोई एक कंट्री है ना डेमोक्रेसी वाला, अगर जिसको कहोगे जहाँ कुछ होता है, वो ईरान है। बाकी सारी कंट्री जरा देखना, ये होता है, ये सारे क्योंकि अमेरिका को सपोर्ट करते हैं ये सारे, तो इसीलिए यहाँ पे कोई वो नहीं, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ देखिए, चाहे सीरिया हो चाहे ईरान हो, अमेरिका इनके अगेंस्ट होगा। तो अमेरिका कभी भी डेमोक्रेसी का सपोर्टर नहीं है, अमेरिका अपने बिजनेस का सपोर्टर है। ये जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये सब कुछ यूएस के खुद के इंटरेस्ट हैं। अदरवाइज आप देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने व्यू बताइए कमेंट के थ्रू। एंड प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।